एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर सेट नंबर 2। आप सभी को जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में ही कि हम ये जो आपका टॉपिक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसके ऊपर टॉप 100 एमसीक्यू करेंगे। हमारे ये 5 सेट रहेंगे 2020 के। तो हमने सेट नंबर 1 में डिस्कस किए थे पहले 20 क्वेश्चन, अब नेक्स्ट की 20 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। और साथ में मैं बता दूं ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका हुआ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जिसको हमने 11 पार्ट्स में कंप्लीट किया था। होप सो आप सभी ने लेक्चर देखा होगा। इन लेक्चर्स को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में मैं गारंटी देता हूं मदद जरूर करेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते अपना सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे डिमांड कर रहे थे सर पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, तो ये मैं आपको बता दूं हमारे जब 100 एमसीक्यूज इसके हो जाएंगे, 5 सेट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं एक कंपाइल्ड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये 20 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन क्या कहता है, मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906 एट, ठीक है, 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, तो वो कौन सी जगह पे इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो इसका आंसर क्या है, मैंने आपको बताया था दैट इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश उस टाइम। अब वो बांग्लादेश की कैपिटल है, तो क्या है उसका आंसर, ढाका। तो इसका आंसर A1 आएगा। बच्चों को बड़ी बार कंफ्यूजन रहती है, बच्चे इधर क्या करेंगे, लाहौर को टिक कर देंगे, क्योंकि लाहौर इसी से थोड़ा रिलेटेड है, क्योंकि इनकी मैक्सिमम मीटिंग्स लाहौर में हुई। लेकिन इसका ये आंसर नहीं है, इसका आंसर ढाका है, ध्यान रखना। 22 क्वेश्चन, हु फाउंडेड द आजाद हिंद फौज। अब मैंने आपको बताया था आजाद हिंद फौज के बारे में, मैंने आपको 11th लेक्चर, शायद से लास्ट लेक्चर था, उसी में हमने डिस्कस किया था कि हमारा कुछ भारतीयों का सैनिकों का एक टुकड़ा जापानियों के साथ लड़ रहा था, तो उधर उनकी बुरी तरह से शिकस्त हो जाती है, वो हार जाते हैं, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्हें छुड़वाने नहीं आते, तो उनमें गुस्सा आ जाता है, रोष आ जाता है। तो हमारे उधर एक कैप्टन थे, कैप्टन मोहन सिंह, तो सिंगापुर में वो इनका निर्देशक करते हैं और एक नई फौज बनाते हैं जिसे नाम दिया गया आजाद हिंद फौज। तो इसको कौन बना, किन्होंने फाउंड किया था, कैप्टन मोहन सिंह। थर्ड क्वेश्चन आज का, हु वॉज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी। ठीक है, कहता है स्वराज पार्टी का प्रेसिडेंट, ठीक है, मैंने आपको स्वराज पार्टी के बारे में बताया था, जो आपकी कांग्रेस पार्टी थी वो फिर से 2 हिस्सों में बन चुकी थी। ठीक है, तो एक तो आपके आगे प्रो चेंजेस एंड नो चेंजेस, आप सभी को याद होगा। तो उस टाइम पे स्वराज पार्टी की एक शुरुआत होती है और इसके प्रेसिडेंट कौन बनते हैं वो पूछते हैं, तो इसके प्रेसिडेंट बनते हैं सी आर दास। और साथ में आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट तो सी आर दास बने, सेक्रेटरी कौन बने, तो आपने याद रखना है सेक्रेटरी नेहरू जी बने थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका आंसर D1 है, क्योंकि प्रेसिडेंट पूछा है। 24th क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द ओनली ब्रिटिश किंग टू विजिट इंडिया एंड होल्ड हिज मैग्निफिकेंट दरबार वॉज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था 1911 का समय। सर आपने बताया था 1911 में हमारी जो ब्रिटिश की पार्टीशन हुई थी उसे नल एंड वॉइड कर दिया गया था, उसे कैंसिल कर दिया गया था। और उस टाइम पे कौन से राजा ने इसे कैंसिल किया था, तो वो हमें खुश करना चाहते थे। तो वो खुश करने के लिए वो राजा कौन थे, दैट इज योर जॉर्ज 5। तो उनका उस टाइम पे कोरोनेशन सेरेमनी हो रही थी दिल्ली में, और उस टाइम पे वो हमारी जो कैपिटल है कोलकाता को कोलकाता में दिल्ली में भी शिफ्ट कर देते हैं। तो 24th का आंसर आपका आ जाता है B1 कि ब्रिटिश रूल में ऐसे कौन से इकलौते ब्रिटिश किंग है, ठीक है, इकलौते ब्रिटिश किंग थे जिनकी कोरोनेशन सेरेमनी इधर जो दरबार थी इंडिया में हुई। नेक्स्ट बात करते हैं, हु लीड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ। ठीक है, अब मैंने आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ाया था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद, जो पहला पार्ट था, मतलब सेकंड वीडियो आप बोल सकते हो, उसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया था रिवॉल्ट ऑफ 1857। चलो ऊपर ले चलता हूं, मैं आपको ऊपर ही दिखा देता हूं इधर। तो ये रहा, यही आपकी पीडीएफ है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम से भी ले भी सकते हो, बस एमसीक्यू नहीं है उसमें। तो कहते हैं लखनऊ में निर्देशक करने वाले कौन थे रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो इधर से आंसर ही आपको पता चल जाता है, लखनऊ के थे हमारे बेगम हजरत महल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नीचे चलते हैं, दैट इज योर बी ऑप्शन, बेगम हजरत महल। ये आपने याद रखने, जो मैंने ऊपर आपको लिस्ट दिखाई ना, उनमें आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। 26 क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। जैसे आप सभी को ये याद है कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था सेट नंबर 1 था, उसमें मेन फोकस था हमारा विसरॉय ऑफ इंडिया पे। अब ये जो हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें मैंने मेन फोकस किया फाउंडेशन, किन्होंने इसकी फाउंडेशन की, किन्होंने इसकी खोज की, तो मेन हमारा उसी पे फोकस है। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन का किसने फाउंड किया था, तो आप सभी को मैंने बताया था दैट आफ्टर हमारा जब हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट,
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को गांधी जी को अपनी तरफ कर लिया जाए ताकि इंडियंस हमारी ओर खुद आ जाए। लेकिन आईएनसी फर्स्ट राउंड टेबल में जाने से मना कर देती है। आईएनसी क्या करती है? फर्स्ट राउंड टेबल में जाने से मना कर देती है, लेकिन उधर पहुंच जाते हैं बी.आर. अंबेडकर। बी.आर. अंबेडकर उधर पहुंच जाते हैं और जो ब्रिटिशर्स था उनका सबसे मेन हथियार था डिवाइड एंड रूल, फूट डलवाओ। उनका मेन हथियार क्या था? फूट डलवाओ। और उन्होंने यही किया। उन्होंने बी.आर. अंबेडकर को इतना सुनाया, इतना बोला कि आपके जो आपकी जात की है उधर ये जो महात्मा गांधी हैं वो इधर इन्हें नहीं रहने देंगे, आपके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करेंगे एंड सो ऑन। उन्हें बहुत ज्यादा भड़का दिया इस बात पे। अब इस बात में उन्होंने बहुत ज्यादा भड़का दिया, तो इसी चीज पे बी.आर. अंबेडकर अपनी एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसे नाम दिया गया ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। तो इसका आंसर क्या आता है? A1। तो बी.आर. अंबेडकर इज द राइट आंसर। तो 26 का आंसर है A1। 27 विच एक्ट इज नोन एज ब्लैक एक्ट। अब ध्यान रखना ये ब्लैक एक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो चलो ठीक है। कभी कभार क्या होता है, मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आता है रॉलेट एक्ट इज नोन एज, उधर ऑप्शन होता है रॉलेट ब्लैक एक्ट और ब्लैक लॉ। तो आपने याद रखना ब्लैक एक्ट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। एक्ट और लॉ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ब्लैक एक्ट किसका नाम है? रॉलेट एक्ट का। काला कानून इसे नाम दिया गया था। इसमें क्या था? हम किसी को भी पकड़ के जेल में डाल सकते थे विदाउट एनी ट्रायल। 28 क्वेश्चन विच वॉज द फर्स्ट मेजर एक्ट ऑफ गांधी जी। जब गांधी जी की शुरुआत हुई, पता चला कि हाँ गांधी जी भी कोई है, गांधी जी भी एक लीडर है, तो उनकी शुरुआत कब होती है, कौन से मूवमेंट से होती है? तो वो कौन से मूवमेंट से होती है? मैंने आपको बताया चंपारण मूवमेंट। तो इसमें मैंने आपको बताया था, दिखा देता हूं एक बार। इधर ही मैंने आपको बताया था चंपारण एजिटेशन था। इसमें क्या था? राजकुमार शुक्ला थे, एक मनी लेंडर थे, एक आपके पीजेंट थे। वो आते हैं। वो क्यों आते हैं? वो उन्हें बताते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है उन पे अत्याचार कर रहे हैं। उन पे अत्याचार किस प्रकार कर रहे हैं? 3/20 हिस्से में आपने उधर क्या उगाना है? इंडिगो उगाना है, और जिससे उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होता था। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो यही थी इनकी पहली मूवमेंट। तो उन्होंने इस चीज के लिए आगे गवर्नमेंट को प्रॉपर एजिटेशन, प्रॉपर मूवमेंट स्टार्ट की थी, और गवर्नमेंट ने इनका जो प्रोटेस्ट था एक्सेप्ट कर लिया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चंपारण मूवमेंट। नेक्स्ट आता है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ, देखना ध्यान से सुनना, इंडिपेंडेंट इंडिया। बच्चे क्या करते हैं? क्वेश्चन जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, चलो टिक। और उधर ये एक वर्ड अगर आप खा गए तो उधर ही आपका आंसर गलत। तो इंडिपेंडेंट इंडिया बोल रहा है और फर्स्ट इंडियन भी बोल रहा है, ये दो वर्ड की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या होता है? कहता है फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट भी बोलूं और साथ में अगर मैं लास्ट भी बोल दूं तो सेम चीज ही, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया था। तो फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज सी राजा गोपालाचार्य, जिन्हें राजा जी के नाम से, या CR फॉर्मूला आपको याद होगा, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर ये आ जाता है। वो हमारे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, मतलब 1947 के बाद बने, हमारी आजादी के बाद बने, ठीक है। पहले कौन बने थे? माउंट बैटन बने थे, लेकिन वो इंडियन नहीं थे। माउंट बैटन को सक्सीड करने वाले राजा गोपालाचार्य जी थे। 30th क्वेश्चन हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो। ये मैंने आपको बताया था दिल्ली चलो के बारे में। मैंने आपको बताया था जब सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान अपने हाथ में ले ली थी, तो उन्होंने तब ये नारा दिया था दिल्ली चलो। तो इसका आंसर क्या आता है? सुभाष चंद्र बोस। तो किन्होंने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। तो 30th का आंसर B1। 31 whom did गांधी जी एक्सेप्ट एज हिज गुरु। वेरी फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, वेरी फर्स्ट पेज भी होगा शायद से, देख लेता हूं। नहीं, वेरी फर्स्ट पेज में नहीं था ये। तो क्या था इसका आंसर? मैंने आपको बताया था, ये नहीं था, ठीक है ठीक है। क्या मैंने आपको क्या बताया था इसके बारे में कि गांधी जी अपना गुरु किसे मानते थे? तो वो अपना गुरु, क्योंकि इनकी जो एंट्री थी इंडिया में, आप मान सकते हो पॉलिटिक्स में मान सकते हो, तो कौन कराने वाले थे? गोखले जी थे। तो ये इन्हें अपना गुरु मानते थे। तो 31 का आंसर B1 आ जाता है। हु वॉज द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसक्रे। मोस्ट इजिएस्ट का आंसर मैं कहूंगा, इसका आंसर बच्चे को पता होता है। तो इसका आंसर जनरल डायर था, जिन्होंने इसके ऊपर गोलियां चलाने का उन्होंने निर्देश दे दिया था टिल द एंड ऑफ एम्यूनिशन। नेक्स्ट आता है 33 क्वेश्चन हु कंपोज्ड अमर सोनार बांग्ला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, और जनरल नॉलेज के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है ये जो अमर सोनार बांग्ला है ये कौन से देश का
इस टाइम पे प्रेजेंट में नेशनल एंथम है, ठीक है, आपने वो करके बताना है। तो मैं बता रहा हूं किन्होंने अमर सोनाल बांग्ला ये जो आपका एंथम था किन्होंने गाया, तो किन्होंने कंपोज किया, रविंद्रनाथ टैगोर। 34th, who commented on the revolt of 1857 as a national war for independence। हाँ, ये हमारा फर्स्ट पेज पे है, ठीक है, ऊपर ले चलता हूं, फर्स्ट पेज पे ले चलता हूं। तो किसने कहा था 1857 का जो हमारी रिवॉल्ट है, दिस इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इसका आंसर आता है विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है, विनायक दामोदर सावरकर। हाँ, ये रहा, वीडी सावरकर इधर ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपने पूरा नाम याद रखना है। 35, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। जब मैंने आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ाया, उसके बड़े ज्यादा कारण थे, बड़े बड़े रीजन थे, आपको गुस्सा आते जा रहा था, गुस्सा बढ़ते जा रहा था, लेकिन अभी तक गुस्सा बाहर नहीं निकला था। लेकिन अब कौन सी चीज पे गुस्सा बाहर निकला, मेन फैक्टर क्या निकला, मेन कॉज क्या निकला जिसके कारण ये जो रिवॉल्ट है 1857 की सामने आई। तो मेन कॉज था इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। मैंने आपको बताया था उस टाइम पे जो बारूद था, आपका जो गोलियां थी, उसको क्या किया जाता था, उसके ऊपर चमड़ी लगाई जाती थी काउस की, पिग की, ठीक है। हिंदू जो थे वो काउस को मानते थे और मुस्लिम जो थे पिग को मानते थे, तो उन्हें वो चीज जो पुल आउट करनी पड़ती थी थ्रू देयर माउथ, तो वो उनके मान सकते हैं उनके कल्चर के खिलाफ था, उनके रिलीजन के खिलाफ था। तो इसके कारण मेन रिवॉल्ट होता है 1857 का, तो ये इसका आंसर आ जाता है। इमीडिएट कॉज अगर बोले तो ये इमीडिएट कॉज है। When did the British shifted the capital from कोलकाता to दिल्ली। अब हमारी कोलकाता से दिल्ली कैपिटल बन गई थी, किस टाइम पे, किस कारण। मैंने आपको बताया था जब जॉर्ज 5 आए, उन्होंने कहा कि हाँ आपका ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है इसे कैंसिल कर दो। अब हो गई थी उनकी बेइज्जती, क्योंकि एक लॉ तो निकल गया, दूसरा अब उस लॉ को उन्हें कैंसिल करना पड़ा। क्यों? क्योंकि बड़ा ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। तो उन्होंने कहा अब हम कोलकाता में अपनी कैपिटल नहीं रख सकते वरना हमारी बेइज्जती हो चुकी है। उन्होंने ऐसे ही बहाने रख दिए कि हाँ अब हमारा सारा प्रशासन उधर काम करेगा, लेकिन असली में मेन बात यह थी कि वो अब उनकी बेइज्जती हो चुकी थी। तो 1911 में आपका वो जो ये कांड हुआ था कि आपका जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है ये कैंसिल हुआ था। 37, Who said you give me blood and I will give you freedom। मेरे हिसाब से इसका आंसर भी बताने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर सभी को पता होगा। तो इसका आंसर वही आ जाता है जो मैंने आपको बताया था, दिल्ली चलो, जिन्होंने दिया था स्लोगन, तो उन्होंने ये कहा था डैट इज योर सुभाष चंद्र बोस। अब आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे इन्होंने कौन सी मूवमेंट के तहत किस टाइम पे ये पॉइंट मेंशन किया था, ठीक है, इसे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। 38 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब ऐसा कौन से इंसान थे, 2 इंसान थे, मैंने आपको बताया था। तो उधर एक ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है सामने, तो दूसरे का शायद से मैंने नाम नहीं रखा। तो ऐसे कौन थे जो तीनों राउंड टेबल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो आप बता सकते हैं कि सेकंड राउंड टेबल में किन्होंने मेन काम रोल प्ले किया था, दैट इज योर महात्मा गांधी। लेकिन एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट किया, दैट इज योर BR अंबेडकर। नेक्स्ट वन 39, हाउ मैनी फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन दांडी मार्च। देखो अब 38 का भी आपको एक होमवर्क देता हूं कि आपने दूसरे जो थे उनका भी नाम लिख के बताना है कमेंट सेक्शन में। सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसे थे जिन्होंने तीनों के तीनों राउंड टेबल फॉलो किए थे, तीनों के तीनों राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया था। कहते हैं महात्मा गांधी को जो दांडी मार्च की थी, 39 क्वेश्चन बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कितने लोगों ने उन्हें फॉलो किया था, किन्होंने उन्हें साथ दिया था। तो 78 फॉलोअर्स ऐसे थे जिन्होंने दांडी मार्च में उनका साथ दिया था। आज का लास्ट क्वेश्चन 40th क्वेश्चन, सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फॉलोइंग सेशन। ये 3 सेशन मैंने बताए हैं, ठीक है, लाहौर का, कोलकाता का 1906 का। ये 3 सेशन के टाइम पे कौन INC के प्रेसिडेंट थे। तो मैंने आपको बताया था डैड दादाभाई नारोजी ऐसे थे जो सबसे ज्यादा बारी प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो इसका आंसर भी वही है कि दादाभाई नारोजी इन तीनों के तीनों इंसिडेंट के टाइम पे प्रेसिडेंट थे। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो आप सभी को ये 40 के 40 क्वेश्चन क्लियर होंगे, आज के 20 भी क्लियर होंगे। तो आपने उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको क्या समझ आया, कितने आपके सही थे, कितनों की आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिली। देखो मेन चीज होती है हमने नॉलेज की ओर भागना है, मार्क्स आपकी ओर खुद भागेंगे, आपको मार्क्स खुद पकड़ेंगे, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन आप नॉलेज पे फोकस करो, आपने पता करना है। उस नॉलेज के लिए आपको ना पहले वो जो 11 लेक्चर्स है वो एक बार पढ़ लो, आपको मैं गारंटी देता हूं वो 11 लेक्चर्स आपको बहुत मदद करने वाले हैं। जिन्होंने मेरे वो लेक्चर्स देखे हुए हैं आप बताइए कमेंट में कि वो मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे।
जरूरी नहीं है मेरी वीडियो देखो, YouTube पे बहुत ज्यादा वीडियोस है, बहुत ज्यादा चैनल्स है, आप उनके कमेंट कीजिए, उधर आप उनकी वीडियोस देखिए, आपको अपने आप में चेंज फील होगा। ठीक है, तो आज का हम अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। ट्राई आप यही रहेगा कि सबसे पहले मैं इसके 100 MCQ कंप्लीट कर लूं, एक टास्क खत्म कर लूं, एक सब्जेक्ट टॉपिक को साइड पे रखें, हम उसको हम कंप्लीट कर लें, उसको हम क्रॉस मार दें, तो उसके बाद हम अपना कल्चर वाला टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे विद इन 2-3 डेज। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। आज के लिए अलविदा।